केवल एक मुख्तार अंसारी माफिया थे और बाकी सब लोग क्या संत हैं, महात्मा हैं। मैं मुकदमे के अधिवक्ता हूं और मैं पर्सनली जानता हूं कि कोई एविडेंस नहीं है पत्रावली में। असलहा दोनों इन लोगों ने जमा भी कर दिया था, रजिस्टर में आज भी अंकित है। यही बात अफजाल अंसारी ने भी कहा कि अधिकांश मुकदमा जेल में रहते हुए दर्ज हुआ। तो यदि आप कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी पूरी तरीके से बेकसूर था, मुख्तार अंसारी के ऊपर जो तमाम केस दर्ज थे वो बेबुनियाद थे, तो मुख्तार अंसारी को न्याय क्यों नहीं मिला? आखिर न्याय मुख्तार अंसारी के चौखट पर आकर दम क्यों तोड़ दिया? सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। उनका बार भी छिलवाया गया, बार भी छिलवा दिया। हाँ, बार भी छिलवाया गया। जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा बादा द्वारा जो है उनको खाने में जहर मिलाकर दिया गया है। आप अभी मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता हैं, इसलिए आप ऐसी बातें कह रहे हैं। यदि यही चीजें आप अपोजिट तो आप जिस मुख्तार अंसारी को बेकसूर कह रहे हैं, गरीबों का मसीहा बता रहे हैं, उस मुख्तार अंसारी को आप माफिया कहने लगे। एक निष्पक्ष आदमी बता दे कि अगर मेरा सवाल गलत है तो मैं अपनी कोर्ट उतार दूंगा, वकालत छोड़ दूंगा। कि क्या आजम खान को लेके एक डर का माहौल है, खौफ का माहौल है? आजम खान को कोई खौफ नहीं है, क्योंकि वो मर्द है। आजम खान कि जो मर गया, अब उसको चाहे वो कत्ल किया हो, चाहे न किया हो, चाहे अपराधी रहा हो, चाहे निर्दोष रहा हो, अब उसको आप मरहूम मुख्तार अंसारी कह सकते हैं। अब माफिया मुख्तार अंसारी ये धर्म के खिलाफ है। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद बहुत तेजी से सर्कुलेट हुआ कि मुख्तार अंसारी माफिया था या गरीबों का मसीहा था। तमाम लोगों ने उन्हें गरीबों का मसीहा बताया, तो तमाम लोगों ने यह हवाला दिया कि मुख्तार अंसारी के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर करीब करीब 100 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अभी हमारे साथ अधिवक्ता सर हैं जो उस टाइम पे मुख्तार अंसारी के केस को लड़े हुए थे और मुख्तार अंसारी के केस में जद्दोजहद कर रहे थे। आज हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मुख्तार अंसारी के केस को कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी केस के पूरे प्रकरण में मुख्तार अंसारी को न्याय मिला या नहीं मिला? देखिए, मुख्तार अंसारी के ऊपर जो मुकदमे लगे हैं वो सब जेल में रहते हुए मुकदमे कायम हुए हैं। 25 अक्टूबर 2005 से वो लगातार अब तक जेल में बंद थे। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितना भी आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ उनके ऊपर, अधिकांश मतलब शुरुआत के यदि 2, 4, 5 छोड़ दिया जाए तो जितने भी मुकदमे दर्ज हुए, करीब करीब 70 लोग बता रहे हैं कि 70 के आसपास उनका मुकदमा था, तो जितने भी दर्ज हुए वो जेल में रहते हुए दर्ज हुए। सारे मुकदमे जो है, जब यहाँ तक कि जो कृष्णानंद राय की जो कही जाती है 29 नवंबर 2005 को हुई थी। 29/11/2005 को कृष्णानंद की बसनिया चट्टी हुई थी। तो उस समय भी मुख्तार अंसारी जेल में थे। वो 25 अक्टूबर 2005 से ही जेल में थे और उनको भी 120B का मुलजिम बनाया गया था। तो हम उनको पर्सनली जानते हैं। जो इतने मुकदमे लगे हैं, 2-4 मुकदमे जो कि छोड़ करके, जैसे कि मुगल सराय का था, चंदौली का, एक बनारस का था जो है मुकदमा था। 2 मुकदमे ये 302 के थे और एक अवधेश राय का था। ये सब 2-3 मुकदमे छोड़ करके एक आर्म्स लाइसेंस का था जो बनारस में हुआ है, अभी सज़ा हो गई थी आजीवन कारावास। तो उसमें भी जो लाइसेंस दिखाया गया है वो अशफाक अहमद और जो है गौरी शंकर लाल, ये 2 लोग जो है डीएम के यहाँ आर्म्स क्लर्क थे, अशफाक अहमद और गौरी शंकर लाल। तो इन लोगों ने डीएम के फर्जी सिग्नेचर मार करके इन लोगों ने बहुत से लाइसेंस जारी किए थे। उसमें मुख्तार अंसारी के नाम से भी लाइसेंस जारी कर दिए थे। तो जारी करने वाले मेन अभियुक्त हैं, इन लोगों का कोई उसमें रोल नहीं था। इन लोगों ने फार्म अप्लाई किया था, जारी कर दिए थे, उसके बाद लाइसेंस कैंसिल हुआ। लाइसेंस और असलहा दोनों इन लोगों ने जमा भी कर दिया था, रजिस्टर में आज भी अंकित है कि जमा कर दिया गया है।
लेकिन क्या है कि उस मुकदमे के अलावा जितने मुकदमे 2005 से लेकर अब तक कायम हुए हैं वो सारे मुकदमे मुख्तार अंसारी पर जेल में रहते हुए कायम कराया गया है। वकील साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि नंबर 1, यही बात अफजाल अंसारी ने भी कहा कि जितना भी अधिकांश मुकदमा जेल में रहते हुए दर्ज हुआ, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि एज ए अधिवक्ता समाज को ये कहा जाता है कि अधिवक्ता कानून की तर्कस में वो तीर निकालकर सीधे सीधे चिड़िया की आंख में निशाना लगा देता है, यानी कि जो दोषी नहीं होता है, जो अपराधी नहीं होता है, उसको इंसाफ दिलवाता है। तो यदि आप कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी पूरी तरीके से बेकसूर था, मुख्तार अंसारी के ऊपर जो तमाम केस दर्ज थे वो बेबुनियाद थे, तो मुख्तार अंसारी को न्याय क्यों नहीं मिला? आखिर न्याय मुख्तार अंसारी के चौखट पर आकर दम क्यों तोड़ दिया? सर, ये भी लोग सवाल करेंगे। देखिए, जो न्यायपालिका है उसमें दो तरह से न्याय दिया जा रहा है इस समय। एक तो न्यायपालिका में जो न्याय दिया जा रहा है वो परसेप्शन पर दिया जा रहा है। लेकिन बात तो 2005 की थी, आप कह रहे हैं 2005 से ही वो जेल में बंद थे। 2005 से वो लगातार जेल में बंद है, लेकिन जो जेल में रहते हुए मुकदमों में उनको जो सज़ा हुई है, जो मुकदमों में, तो जैसे गैंगस्टर में गाजीपुर में सज़ा हुई है, तो ये सब जो है एविडेंस के आधार पर सज़ा नहीं हुई है, परसेप्शन के आधार पर सज़ा हुई है। जितनी भी ये कि मतलब कि मुख्तार अंसारी हैं, इसलिए इनको जो है सज़ा अगर हम लोग नहीं करेंगे तो न्यायपालिका पर धब्बा लग जाएगा, इसलिए सज़ा की गई है। लेकिन मैं मुकदमे के अधिवक्ता हूं और मैं पर्सनली जानता हूं कि कोई एविडेंस नहीं है पत्रावली में, कोई एविडेंस नहीं, और इसी बेसिस पर उनको सज़ा के केस में हाई कोर्ट से जमानत भी मिल गई। लेकिन तो न्यायपालिका में जो सेशन कोर्ट है वो परसेप्शन पर मुख्तार अंसारी, आपकी बात सुनने के बाद उनके जहन में एक सवाल और आएगा कि आप अभी मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता हैं, इसलिए आप ऐसी बातें कह रहे हैं। यदि यही चीज़ें आप अपोजिट पक्ष में चले जाते तो आप जिस मुख्तार अंसारी को बेकसूर कह रहे हैं, मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बता रहे हैं, उस मुख्तार अंसारी को आप माफिया कहने लगते। लोग ऐसा कहते हैं। देखिए, मुख्तार अंसारी को जो सब लोग माफिया कह रहे हैं, तो मुख्तार अंसारी के ऊपर दूसरी बात की जो 70 केसेस कहे जा रहे हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुख्तार अंसारी के ऊपर 70 केस पेंडिंग दिखा दे। 70 केस पेंडिंग कहीं है ही नहीं। अगर मैक्सिमम पेंडिंग है तो 15 से 20 केस पेंडिंग है। कुल ज़िले मिलाकर लखनऊ, मऊ, बाराबंकी, गाजीपुर मिलाकर 15 से 20 मुकदमे सारे पेंडिंग हैं। 70 मुकदमे जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। तो आप लियाकत अली साहब हैं और लियाकत अली साहब का कहना है कि जो 70 केसेस हैं, जो मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि करीब 70 केस बताया जा रहा है, वो 70 केस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 केस ही हैं। सर, 70 मुकदमे बिल्कुल गलत है। देखिए, मुख्तार अंसारी को माफिया भी कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो उनके विरोधी हैं सिर्फ वही कह रहे हैं, और विरोधी जो है, देखिए, उसरी चट्टी केस में वो वादी थे और उनकी गवाही न होने देने के लिए वो मुकदमा जो है लखनऊ ट्रांसफ़र कराया गया और उनको जेल में मारने के लिए कई बार साजिश रची गई और जेल में मारने के लिए उनको कर दिया गया था। लेकिन अल्लाह का करम है कि आज तक कोई गोली ऐसी नहीं बनी किसी भी कारखाने में जो मुख्तार अंसारी के लिए बनी हो और उस गोली से वो मरे हों, और न तो कोई उनको गोली से मारने वाला आज तक पैदा हुआ। आज तक न गोली बनी और न गोली से मारने वाला पैदा हुआ। ये इतिहास है कि मुख्तार अंसारी को मारने के लिए काफ़ी लोग बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई गोली आज तक नहीं बनी उनको मारने के लिए। न्यायिक हिरासत में मुख्तार अंसारी बांदा के जेल में बंद थे और तमाम लोगों ने कहा कि जो है गांव और क्षेत्र के लोगों ने कहा कि उन्हें जहर दिया गया, यानी स्लो पॉइजन दिया गया। उनके बड़े भाई ने भी क्लेम किया और एक जगह पे ये भी आया कि ऑडियो भी आया कि मुख्तार अंसारी का कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। दूसरी तरफ ये रिपोर्ट में आता है, मेडिकल टीम ने ये कहा कि जो है हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या मुख्तार अंसारी को न्याय नहीं मिल पाया? आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, आपको मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ,
कि मुख्तार अंसारी जब पहली बार उनके साथ जेल में घटना हुई तो हर व्यक्ति जानता है कि जहर देने के 15 से 20 मिनट बाद आदमी को उल्टी होना शुरू हो जाती है। ये उसके सिम्टम है। कोई भी पॉइजन खाएगा तो ये सिम्टम है। आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं, स्लो पॉइजन या कोई भी पॉइजन उसको दिया जाएगा तो इसका सिम्टम है कि पहले आदमी को उल्टी होना शुरू हो जाती है। तो जेल सुप्रिटेंडेंट ने खुद कहा कि मुख्तार अंसारी को जेल में उल्टी होने लगी थी और उसके बाद जब उनको हॉस्पिटल ले गया जो है मेडिकल कॉलेज बादा में, तो वहाँ पर डॉक्टर ने भी कहा कि मुख्तार अंसारी को उल्टी की शिकायत थी। कि किसी भी आदमी को आप जो है, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो मुख्तार अंसारी, तो शेर की तरह ज़िंदगी जिए, लेकिन उनको किसी को पिंजड़ा में अगर बंद करके और उसको अगर आप मार देते हैं तो इसको बहादुरी नहीं कहा जा सकता है कि हम मुख्तार अंसारी को एक युग को हमने समाप्त कर दिया। आपने एक लाइन में कोट किया कि मुख्तार अंसारी को पिंजड़ा में बंद करके मार देते हैं, यानी मरने का स्पष्ट आपका इशारा कहाँ जा रहा है सर? स्पष्ट देखिए, स्पष्ट तो ये है कि जेल सुप्रिटेंडेंट के ऊपर मुकदमा होना चाहिए 302 का, और उन सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं कि मुख्तार अंसारी की गई है और जेल सुप्रिटेंडेंट द्वारा बादा द्वारा जो है उनको खाने में जहर मिलाकर दिया गया है। मुख्तार अंसारी जो कि हमारे बड़े भाई के समान थे और मैं उनका अधिवक्ता था और वो मुझे अपना छोटा भाई भी समझते थे, तो उनके बड़े भाई जब मिलने के लिए गए तो उन्होंने स्वयं कहा, मुख्तार अंसारी ने, मेरे बड़े भाई मुख्तार अंसारी ने कहा कि भैया मुझे पॉइजन दे दिया गया है, और हाँ स्पष्ट शब्दों में कहा कि भैया मेरी पॉइजन दे दिया गया है। उनका बार भी छिलवाया गया। बार भी छिलवा दिया? हाँ, बार भी छिलवाया गया। उनकी ऑपरेशन की तैयारी भी हो रही थी मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद जो है 4 बजे उनको जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 4 बजे जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उनकी ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी ये जान गए थे कि जहर दिया गया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद में कोई मिला हुआ नहीं है। लेकिन सब लोग प्रेशर में, किसके प्रेशर में है? अब पूरे मुख्तार अंसारी केस में ये कहा गया कि मुख्तार अंसारी की जो पत्नी थी वो भी उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा है। यदि वो लोग सही हैं, वो लोग ईमानदार हैं, वो लोग बेकसूर हैं, तो भागी भागी क्यों फिर रही हैं? ये अहम सवाल पूरी तरीके से तैरता रहा मुख्तार अंसारी कांड में कि उनकी पत्नी फरार क्यों है यदि वो बेकसूर हैं तो। देखिए, मैं भी मेरे दिमाग में भी एक आपकी बातों पर सवाल उठता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है लिस्ट जारी की गई माफियाओं की, तो मेरे सवाल ये उठता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जैसा कि मीडिया दिखाती है, क्या केवल एक मुख्तार अंसारी माफिया थे और बाकी सब लोग क्या संत हैं, महात्मा हैं? ये आप लोग के ऊपर मैं एक सवाल आप लोगों से करना चाहता हूं, क्योंकि सारी उत्तर प्रदेश की मीडिया ये दिखा रही कि माफिया का अंत हो गया। तो क्या मुख्तार अंसारी ही माफिया थे? बाकी जितने लोग जो है मतलब हैं जिन्होंने 100 हत्याएं की हैं, क्या वो संत हैं, महात्मा की उनको श्रेणी आप लोग देते हैं? नहीं, अपराध तो अपराध, चाहे उनके ऊपर एक आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, चाहे 2 आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, चाहे 100 आपराधिक मुकदमा हो, उसे अपराधी ही कहा जाएगा। तो आप लोगों को यह बात जो है केवल मुख्तार अंसारी पर ही लागू किया जाता है कि माफिया मुख्तार अंसारी, बाकी किसी के नाम के आगे आप लोग माफिया क्यों नहीं कहते हैं? ये मैं सारे उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के मीडिया से मैं सम्मानपूर्वक ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि केवल मुख्तार अंसारी के नाम के आगे माफिया क्यों लगाया जाता है? 100 कत्ल करके लोग आज भी घूम रहे हैं जिनके नाम के पीछे कभी माफिया नहीं लगाया जाता। माफिया की जगह माननीय लगाकर आप लोग संबोधित क्यों करते हैं?
अधिवक्ता साहब ने एक गंभीर सवाल अपने सामने रख दिया है तमाम जनता जनार्दन के बीच और तमाम लोगों के बीच। आपने एक गंभीर सवाल रख दिया है और आपकी इस सवाल के अंदर कहीं ना कहीं एक कसक है और कसक ये है और एक संदेह भी जा रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली रूप से कि जाति विशेष, धर्म विशेष देखकर यहाँ पर लोगों को दबाया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं, कोई भी हिंदुस्तान का एक निष्पक्ष आदमी बता दे कि अगर मेरा सवाल गलत है तो मैं अपनी कोर्ट उतार दूंगा, वकालत छोड़ दूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में 100 कत्ल करके जिनकी क्राइम हिस्ट्री है 100 302 के मुकदमे की और उनको माननीय कहा जाता है, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ मुख्तार अंसारी के नाम के आगे माफ। पूरे हिंदुस्तान की मीडिया के से मैं विनम्रता पूर्वक, सम्मान पूर्वक मैं अपने भाइयों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ मुख्तार अंसारी ही माफिया थे? और निश्चित रूप से वकील साहब का ये जो प्रश्न है ये तमाम जनता जनार्दन आप लोगों के सामने है और वकील साहब ने एक अहम प्रश्न यहाँ पर तमाम लोगों के सामने रख दिया कि जिनके ऊपर 100 मुकदमे दर्ज हैं और तमाम लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, उनके नाम के आगे माननीय जोड़ दिया जा रहा है, लेकिन मुख्तार अंसारी के केस में जेल में रहते हुए उनके ऊपर यदि अपराध दर्ज होता है तो उन्हें जो है माफिया शब्द के साथ संबोधित किया जा रहा है, कुख्यात अपराधी शब्द के साथ संबोधित किया जा रहा है, गैंगस्टर शब्द के साथ संबोधित किया जा रहा है, तो ये गलत है। देखिए, आपने एक सवाल और किया कि उनकी पत्नी के बारे में आपने सवाल किया जिसका जवाब मैं नहीं दिया जी। मैं ये पर्सनली जानता हूँ कि सिर्फ जमीन जो है उनके नाम से लिखाई गई थी, अफसान अंसारी के नाम से। अच्छा। और वह जमीन बाकायदे रजिस्ट्री हुई है, लेकिन जमीन का ही मुकदमा जो भी हुआ है सब मुख्तार अंसारी के मतलब कि द्वारा जो है अफसान अंसारी के नाम से खरीदा गया है। तो मुख्तार अंसारी 1996 से लगातार 6 बार विधायक चुने गए, जेल में रहते हुए भी विधायक 2005 के बाद चुने गए। तो क्या एक विधायक जो है जमीन नहीं खरीद सकता? एक जो है यहाँ पर गाजीपुर में एक दुकान करने वाला, चाय बेचने वाला अरबपति है और मुख्तार अंसारी के अगर 50 लाख की अगर उन्होंने जमीन ले लिया तो वो पैसा जो है गलत पैसा घोषित किया जाता है। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद एक सवाल और भी तैरने लगा कि ज्ञानवापी केस में पूरी तरीके से फंडिंग कर रहे थे, अब वो फंडिंग पूरी तरीके से रुक जाएगी। एज ए अधिवक्ता और चूंकि आप उनके परिवार से काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो आप इस पूरे प्रकरण को, पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? यदि एक आरोप लग रहा है कि वो ज्ञानवापी केस में फंडिंग कर रहे थे। देखिए, मुख्तार अंसारी जेल में थे और मैं पर्सनली जानता हूँ कि न तो उनके पास फ़ोन था, न तो उनके पास बात करने का कोई साधन था। सिर्फ अपने बड़े भाई माननीय सांसद जनाब अफजाल अंसारी से उन्होंने बात करने के लिए अनुरोध किया था जेल सुप्रिटेंडेंट साहब से। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने बड़े भाई से बात कर सकते हैं। लेकिन तो वो जेल में रह कर के कोई कहा है कि फंडिंग कर रहे थे, तो कोई कहे कि वो कत्ल करवा रहे थे, तो कोई कहे कि वो मतलब कि अपराध कर रहे थे। तो मुख्तार अंसारी के पास क्या साधन था ऐसा जो जेल में रहकर वो अपराध करवा रहे थे? कौन सा ऐसा साधन था जिसके तरीके अपनाकर वो अपराध कर रहे थे? न्यायिक हिरासत में हो रहे, जिस तरीके से न्यायिक हिरासत में हो रहा है, अभी एक नाम आया था पहले जो है अतीक अहमद का। अतीक अहमद के बाद चर्चा काफ़ी ज़ोर शोर से शुरू हुआ कि अब मुख्तार अंसारी की बारी है और अब जो है चर्चा इस तरीके की स्टार्ट हो गई है कि अब आज़म खान की बारी है। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक सवाल ये तैर रहा है सर। देखिए, एक बात आपको हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं मेरे भाई कि हमारे इस्लाम धर्म में मौत जो है वो बरहक है। बरहक का मतलब ये है कि मौत जो है वो निश्चित है और हर व्यक्ति को, हर मुस्लिम को मिट्टी में एक दिन मिलना है। जिस तरह आपके धर्म में भी सबको एक दिन जो है गंगा जी के किनारे लकड़ी में जलकर
खाक होना है। तमाम यही लोगों को बात हमारे पंचतत्व में विलीन हो जाना है, पंचतत्व में विलीन होना है। ये आपके भी धर्म में बरहक है और मुस्लिम धर्म में भी बरहक है। अगर ये कहा जाता है कि मिट्टी में माफिया मिट्टी में मिल गए और एक युग का अंत हो गया, तो जो व्यक्ति हंस रहा है वह व्यक्ति अपने दिल से पूछे कि उसकी मौत होगी कि नहीं होगी। मैं ये सवाल पूछता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता हो दुनिया में अगर सत्य है तो सिर्फ मृत्यु और कुछ भी सत्य नहीं है। बात है, काफ़ी मार्मिंग बात ने सामने रखा। क्या आज़म खान का ये जो अब सर्कुलेट हो रहा है कि अब अगला नंबर आज़म खान का है, इससे मुस्लिम समाज में और तमाम जनता जनार्दन के बीच में क्या खौफ का माहौल क्रिएट कर दिया गया? क्या ये बातें अफवाह हैं या इन बातों से कोई हकीकत का लेना देना है? क्योंकि दो घटना सामने गुजर चुका है, तो अभी क्या कुछ चल रहा है? देखिए, आज़म खान साहब माननीय जो है आज़म खान साहब जेल में बंद हैं और जेल में बंद का मतलब होता है कि पिंजड़े में बंद है आदमी। क्या आज़म खान को लेके एक डर का माहौल है, एक खौफ का माहौल है? आज़म खान को खुद कोई खौफ नहीं है। आज़म खान को कोई खौफ नहीं है। आज़म खान बेखौफ जी रहे हैं क्योंकि वो मर्द हैं। आज़म खान वो बेखौफ जी रहे हैं, न तो उनके परिवार वालों को भी कोई खौफ नहीं है, उनके चाहने वालों को कोई खौफ नहीं है। जैसे कि मुख्तार अंसारी की हत्या हो गई, तो एक मुख्तार अंसारी की हत्या हुई तो कम से कम आप उनके जनाजे में देखे होंगे कि 2-3 लाख मुख्तार पहुँचे थे। 2-3 लाख मुख्तार अंसारी पहुँचे थे, जिसको देख करके सभी लोग घबरा गए। तो एक मुख्तार अंसारी मरे तो कई लाखों मुख्तार अंसारी पैदा हो गए। उसी तरह आज़म खान को अगर जेल में मार दिया जाता है तो कई लाख आज़म खान पैदा हो जाएंगे। तो आपने एक अहम सवाल रखा तमाम लोगों के बीच में कि और लोगों के ऊपर भी आपराधिक मुकदमा है तो उन्हें जो है माननीय कहा जा रहा है, लेकिन मुख्तार अंसारी को माफिया कहा जा रहा है, तो ये गलत है और आप इसकी घोर निंदा कर रहे हैं। देखिए, मैं इसकी घोर निंदा कर रहा हूँ। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में 100 कत्ल किए हैं, जिसकी लंबी क्राइम हिस्ट्री है, वो डीजीपी महोदय से आप लोग ले सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर यह बता दीजिए तो मैं कोर्ट उतार कर वकालत छोड़ दूंगा कि मुख्तार अंसारी को छोड़कर किसके नाम के आगे आप लोग सारी मीडिया भाइयों से, अपने बड़े भाई छोटे भाई सबसे मैं अनुरोध करके सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं कि आप लोग 100 कत्ल करने वाले के नाम के आगे माननीय लगाकर क्यों संबोधित किया जाता है? सिर्फ मुख्तार अंसारी को मरने के बाद भी उनके नाम के आगे आप लोग माफिया लगाकर, जबकि अब वो मरहूम हो गए, अब मरहूम को आप लोग माफिया कर रहे हैं। ये हमारे धर्म में, चाहे आपके धर्म में, कहीं यह नहीं लिखा है कि जो मर गया अब उसको, चाहे वो कत्ल किया हो चाहे न किया हो, चाहे अपराधी रहा हो चाहे निर्दोष रहा हो, लेकिन अब उसको आप मरहूम मुख्तार अंसारी कह सकते हैं। अब माफिया मुख्तार अंसारी ये धर्म के खिलाफ है। अधिवक्ता साहब ने एक और चुनौती दे दिया कि मैं अपना कोर्ट उतार दूंगा यदि किसी और के नाम के आगे, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज है, उनके नाम के आगे यदि आप माफिया दिखा देंगे तो हम अपना कोर्ट उतार देंगे। और कहीं ना कहीं ये जागती हो रही है। बहरहाल आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए। सादर आभार आप सभी।